नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। शुरुआत करेंगे पहली खबर से। किसान आंदोलन के बीच रविवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली स्थित रकाबगंज द्वारा पहुंचे, जहां उन्होंने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को नमन किया। गुरु के सर्वोच्च बलिदान के लिए उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रकाबगंज गुरुद्वारा की फोटो भी ट्विटर पर शेयर की है। पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा, ये गुरु साहिब की विशेष कृपा है कि हम अपनी सरकार के कार्यकाल के दौरान श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व के विशेष अवसर को मनाएंगे। आइए हम इस धन्य अवसर को ऐतिहासिक तरीके से मनाएं और श्री गुरु तेग बहादुर जी के आदर्शों को मानें। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुरुद्वारे का ये दौरा अचानक हुआ। पहले से ये कार्यक्रम तय नहीं हुआ था। रकाबगंज गुरुद्वारा पहुंचकर पीएम मोदी ने मत्था टेका और गुरु तेग बहादुर को याद किया। किसान आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रकाबगंज गुरुद्वारा जाना अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री के गुरुद्वारे में जाने की सूचना किसी को नहीं दी गई थी। रकाबगंज गुरुद्वारा प्रबंधन को भी पीएम मोदी के द्वारा की जानकारी नहीं थी। बता दें कि जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रकाबगंज गुरुद्वारा पहुंचे, तब वहां पहले से कुछ श्रद्धालु मौजूद थे। पीएम मोदी को गुरुद्वारे में अचानक देखकर वहां के लोग बहुत खुश हुए। पीएम मोदी ने वहां मौजूद श्रद्धालुओं से बातचीत की। बच्चों ने पीएम मोदी के साथ फोटो भी खींची। यूपी गेट पर शनिवार शाम किसान संगठन ने प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश सरकार को किसानों का उत्पीड़न बंद करने को कहा। चेतावनी दी कि यदि किसानों को रोका गया और उनके परिवारों पर किसी तरह का दबाव बनाया गया तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के सभी लेन देन कर दी जाएंगी। राकेश टिकैत व अन्य किसानों के साथ संयुक्त वार्ता में किसान नेता वीएम सिंह ने कहा कि पुलिस प्रशासन आंदोलन में आने वाले किसानों को जगह जगह रोका जाए, ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया जाए। आंदोलन में बैठे किसानों की गाड़ियों के नंबर के आधार पर पुलिस उनके घर जाकर परिवार पर किसानों को वापस बुलाने का दबाव बना रही है। संगठन ने किसानों के उत्पीड़न के समाधान के लिए मेरठ कमिश्नर और पुलिस अधिकारियों को रविवार सुबह वार्ता के लिए आमंत्रित किया। शाम 4 बजे यूपी गेट पर सरदार वीएम सिंह, भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत, तेजेंद्र सिंह, बलराज भाटी, डीपी सिंह और ओमपाल भाटी ने संयुक्त प्रेस वार्ता की। वीएम सिंह ने आरोप लगाया कि शुक्रवार की रात कई ट्रॉलियों में किसान बैठकर गाजीपुर आंदोलन में आ रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। फिर 3 बजे छोड़ा। कुछ दूर पर पुलिस ने दोबारा से उन्हें पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी किसानों को शांतिपूर्ण धरना देने की बात कही है, लेकिन प्रशासन उन्हें परेशान कर रहा है। उन्होंने कहा कि गाजीपुर पर खड़ी किसानों गाड़ियों के नंबर के आधार पर पुलिस उनके घर जा रही है। एक किसान के पिता को पुलिस पकड़ कर ले गई। परिवार पर किसान को वापस बुलाने का दबाव बनाया गया। गृह मंत्री से कहूंगा कि किसानों को रोकने का काम ना करें। अगर रोकने या डराने का काम करोगे तो 2 गुना किसान आंदोलन में आएंगे। उसे प्रशासन रोक नहीं पाएगी। राकेश टिकैत ने कहा कि हमारी लड़ाई उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखंड सरकार से नहीं है, हमारी लड़ाई तो भारत सरकार से है। ये लड़ाई लंबी चलेगी। किसान तैयारी कर ले, मजबूत रणनीति तैयार करनी होगी। इसके आगे उन्होंने कहा कि बिजली बिल, एमएसपी पर गारंटी कानून और कई तरह के मुद्दे हैं, उन पर भी बात होनी चाहिए। जब तक सरकार मांगों को नहीं मानेगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार हर किसी को कृषि कानून किसानों के हित में बता रही है। 7 वर्षों बाद सरकार गांव में गई है। सरकार की तरफ से 700 जगह पर पंचायत करने की बात कही जा रही है। इसके जरिए सरकार हर आदमी को कानून बढ़िया बता रही है। व्यापारियों से बोला जा रहा है, आपके लिए कानून बढ़िया बन गया है। उन्होंने कहा कि सरकार के बयान आते हैं 40% लोगों को खेती से हटना है। सरकार ने प्लान बना लिया है, इसलिए ये कानून लेकर आई है। उन्होंने कहा कि व्यापारी हल चलाना नहीं जानता, बीज बोना जानता है, और वो खेती फायदे की कैसे करेगा। हमारी कई पीढ़ी हो गई है खेती करते हुए, इसके बाद भी हमें नुकसान में है। ऐसे में शहर का व्यापारी खेती करेगा तो फिर मुनाफा कमाने के लिए कुछ ना कुछ हेराफेरी जरूर करेगा। उत्तर भारत में चल रही शीतलहर के बीच किसान दिल्ली की सीमाओं पर किसान डटे हुए हैं। कड़ाके की ठंड में
भी किसान ने केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आवाज बुलंद की है। इस बीच आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों को याद किया गया है। किसान संगठनों ने पूर्व घोषित रविवार की देशव्यापी श्रद्धांजलि सभा के बारे में भी आपस में चर्चा की है। किसान नेताओं का सामना करना पड़ रहा है और किसान नेताओं का मानना है कि खेती किसानी बचाने के लिए करीब 30 किसानों ने अपनी जान दी है। इसके याद में होने वाली श्रद्धांजलि सभाओं से देश के हर गांव को किसान आंदोलन से जुड़ जाएंगे। किसान नेता गुरनाम सिंह ने बताया कि रविवार को देश के सभी जिलों, तहसील व गांव की श्रद्धांजलि सभाएं होंगी। इसमें आंदोलन के बीच जाने गंवाने वाले को याद किया जाएगा। जबकि भारतीय किसान यूनियन राज्यवाड़ के ओंकार सिंह ने बताया कि किसानों की याद में 11 बजे से 1 बजे के बीच श्रद्धांजलि सभाएं होंगी। इसी दौरान किसान आंदोलन से जुड़ जाएंगे और तीनों कानूनों के खिलाफ मजबूती से वह अपनी आवाज रखेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने रविवार के आयोजन के लिए एक पोस्टर भी जारी किया है। इसमें आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों की तस्वीर लगी हुई है। इससे अलग अलग माध्यमों से पूरे में भेजा जा रहा है। दूसरी तरफ सिंधु टिकरी व गाजीपुर बॉर्डर में धरना स्थलों पर सभाएं होंगी। मुख्य आयोजना सिंधु बॉर्डर पर यहां किसान और बाकी किसान संगठनों के नेता मौजूद रहेंगे। किसान जान देने वाले अपने भाइयों को श्रद्धांजलि देंगे और सरकार के रवैया पर चर्चा करेंगे। श्रद्धांजलि सभा खत्म होने के बाद आखिर में सिंधु बॉर्डर पर दोपहर बाद 2 बजे संयुक्त किसान मोर्चे और नेताओं की बैठक होगी। इसमें आंदोलन के आगे की रणनीति पर भी चर्चा होगी। किसान नेताओं का कहना है कि सरकार हर तरीके से आंदोलन को तोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन आंदोलन हर दिन ज्यादा बड़ा होता जा रहा है। रविवार की देशव्यापी मुहिम की सरकार से पता चल जाएगा कि किसानों को आंदोलन किस स्तर पर जमीन से जुड़ा हुआ है। किसान आंदोलन के सहयोग और तीनों कृषि कानूनों के विरोध में एनडीए के सहयोगी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष व सांसद हनुमान बेनीवाल ने संसद की 3 समितियों की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। बेनीवाल ने अपना इस्तीफा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को भेजा है। जानकारी के मुताबिक अपने इस्तीफे में हनुमान बेनीवाल ने कृषि कानूनों को विरोध बताया है। बेनीवाल ने कहा कि 26 दिसंबर को वे 2 लाख किसानों के साथ दिल्ली की ओर कूच करेंगे और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में बने रहने के बारे में भी फैसला उसी दिन होगा। बीते दिनों अपने एक ट्वीट को लेकर हमले झेल चुकी कंगना रनौत फिर किसान आंदोलन पर बयान दिया है। कंगना ने वीडियो जारी किया और किसान के आंदोलन में आतंकियों के शामिल होने की बात कही है। इतना ही नहीं, कंगना ने एक ट्वीट भी किया है और किसान कानूनों को समर्थन करने वालों को देशभक्त बताकर धोखेबाज से बचने की नसीहत दे डाली है। नमस्कार दोस्तों, मैंने वादा किया था कि जब किसान आंदोलन का पूरा भांडा फूट जाएगा, जैसे शाहीन बाग का फूटा था, तो मैं आप लोगों से इस बारे में बात करूंगी। क्योंकि इन पिछले 10-12 दिनों में जिस तरह की इमोशनल, मेंटल लिंचिंग, ऑनलाइन लिंचिंग मैंने फेस की है, रेप, डेथ थ्रेट्स मैंने फेस किए हैं, तो ये मेरा हक बनता है कि मैं इस देश से कुछ सवाल करूं। अब जो प्रधानमंत्री जी ने किसी आशंका की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी है, तो ये बात तो जाहिर है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड था ये पूरा आंदोलन, और कहीं ना कहीं इसमें आतंकियों ने भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। लेकिन मैं पंजाब में रही हूँ, मैं वहाँ बड़ी हुई हूँ, मैं स्कूलिंग मैंने वहाँ की है अपनी, और मैं जानती हूँ 99.9% जो पंजाब के लोग हैं वो खालिस्तान नहीं चाहते हैं, वो देश का टुकड़ा नहीं चाहते हैं। उनका पूरा देश है, अरुणाचल प्रदेश से, महाराष्ट्र से, दिल्ली से, हिमाचल, सब उनका है, तो उनको एक छोटा सा टुकड़ा नहीं चाहिए। वो देश प्रेमी है सब। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, देशवासियों से, मुझे आतंकियों से शिकायत नहीं है, मुझे जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं, मैं उनकी भावनाएं मैं समझती हूँ, लेकिन जो मासूम लोग हैं वो कैसे इन लोगों को अपने आप को उंगलियों पे नचाने देते हैं हर आए दिन। अब जैसे शाहीन बाग में दादी जी वो पढ़ नहीं सकती, कुछ नहीं, लेकिन फिर भी अपनी नागरिकता बचाने के लिए आंदोलन कर रही हैं। एक पंजाब में दादी मुझे इतनी गंदी भद्दी गालियां दे रही हैं, अपनी जमीन बचाने की कोशिश कर रही है सरकार से। क्या हो रहा है इस देश में? दोस्तों, हम लोग अपने आप को इतना वनरेबल कैसे कर देते हैं इन आतंकियों के लिए, इन विदेशी शक्तियों के लिए?
मुझे आप लोगों से शिकायत है, और मुझे ये शिकायत है कि मुझे हर दिन अपनी इंटेंशन बतानी पड़ती है कि जब कोई देशभक्त इंसान को इतनी चीजें उनको क्लैरिफाई करनी पर ये लोग दिलजीत दोसांझ हो गए या प्रियंका चोपड़ा जैसे लोग हो गए, इनसे कोई इनकी इंटेंशन, ये किस तरह की नीति कर रहे हैं? अगर मैं देश के हित में बात करती हूँ तो मुझे कहते हैं कि मैं राजनीति कर रही हूँ। इनसे भी तो पूछिए ना, ये कौन सी नीति कर रहे हैं? यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या दौरे पर है। सीएम योगी यहां के कई परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास और शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री करीब 89.90 करोड़ रुपए लागत की 40 परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास व शुभारंभ करेंगे। इनमें 30.67 करोड़ रुपए की 10 परियोजनाओं का लोकार्पण, 26.45 करोड़ रुपए की 10 परियोजनाओं का शिलान्यास तथा 32.77 करोड़ रुपए की 20 परियोजनाओं का शुभारंभ शामिल है। मुख्यमंत्री इस अवसर पर किसान सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे और उत्कृष्ट किसानों को सम्मानित करेंगे। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक रहेंगे। इस दौरान वे कृषि मेले और कृषि प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। नवनिर्मित जानवरों के अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कृषि विश्वविद्यालय में किसान सम्मेलन में भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसान सम्मेलन में शामिल होने के बाद अयोध्या के जनप्रतिनिधियों से कृषि विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस में महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। इस बैठक में अयोध्या के जनप्रतिनिधि के तौर में विधायक, सांसद, महापौर, जिला अध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्यक्ष, क्षेत्रीय महामंत्री शामिल होंगे। इस बैठक के कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी। अयोध्या के विकास संगठन, आगामी चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी। साथ ही कृषि बिल पर किसानों के बीच जनप्रतिनिधियों के जाने और किसान को कृषि कानून के महत्व को कैसे समझाया जाए पर भी चर्चा होगी। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजेंद्र सिंह ने कहा कि कृषि विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय किसान मेले का आयोजन किया जाएगा। इस मेले में जनपद के किसान का जमावड़ा होगा और खेती की नई तकनीकी से किसान रूबरू होंगे। उन्होंने फैसले के बीच कृषि यंत्र व आधुनिक खेती के बारे में जानकारी दी जाएगी। कृषि वैज्ञानिक 3 दिन तक किसान मेले में खेती के बारीक से बारीक तकनीकी को किसानों तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा कृषि प्रदर्शनी में फसल के बीज व कृषि उपकरण भी रखे जाएंगे ताकि किसान वहां पहुंचकर उसके बारे में समग्र जानकारी ले सके। प्रोफेसर विजेंद्र सिंह ने बताया कि किसान मेले में कृषि गोष्ठी का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें किसानों की आय कैसे दुगनी की जाए इस पर भी मंथन किया जाएगा। किसान मेले में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, मंत्री रमापति शास्त्री, जनपद के सांसद लल्लू सिंह, महापौर ऋषिकेश उपाध्याय, सभी विधायक व प्रतिनिधि शामिल होंगे। कृषि मेले में कृषि वैज्ञानिक व कई जनपदों के किसान पहुंचेंगे। कांग्रेस में किसी से छुपी नहीं है और कांग्रेस बैठक के जरिए इस अंतरकलह को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। सूत्रों की मिली जानकारी के अनुसार इस बैठक में कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं की बात सोनिया गांधी ने विस्तार से की है और माना जा रहा है कि इसी बीच कई नेता उनसे बात करेंगे। गांधी का कांग्रेस अध्यक्ष बनने का रास्ता साफ हो गया है। बता दें कि राहुल गांधी ने जिस दिन से कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है, इसके बाद कांग्रेस की बड़ी बैठकों का एक कॉमन फैक्टर देखने को मिल रहा है। 5 घंटे तक चली मीटिंग में सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने भरोसा दिया है कि उनकी राय और काम को पार्टी में महत्व दिया जाता है। सोनिया गांधी के बुलावे पर इस मीटिंग में उस G23 नेताओं की मीटिंग हुई है और इसके अलावा जिन्होंने असहमतियां जताई थी उनकी बैठक में सीनियर बनाम जूनियर्स को लेकर बहस हुई है, जिस पर राहुल ने बीच में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि वे वरिष्ठों का सम्मान करते हैं और इनमें से कई उनके पिता के साथी रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक राहुल ने कहा कि वे गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा व पूर्व हरियाणा सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बेहद सम्मान करते हैं क्योंकि वे उनके पिता के दोस्त हैं जिन्होंने कांग्रेस को बनाया है। उन्होंने वरिष्ठ नेताओं को सम्मान का भरोसा दिया है। ये इन नेताओं संग राहुल गांधी की अगस्त के बाद पहली एक ऐसी मुलाकात है, तब इन सीनियर नेताओं ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर प्रभावी और पूर्णकालिक नेतृत्व और CWC के चुनाव की मांग रखकर पार्टी के भीतर भूचाल ला दिया था। ऐसे में ये मीटिंग एक तरह से
पार्टी के भीतर जारी कलह को खत्म करने की शुरुआत की तरह देखी जा रही थी। पहाड़ी पर बर्फबारी से बड़ी ठंड, दिल्ली में ठंड बेहिसाब पड़ रही है और ठंड के प्रकोप ने दिल्ली वालों की परेशानी बढ़ा दी है। शनिवार को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 3.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। 19 दिसंबर इस सीजन का सबसे ठंडा दिन बन गया है। हाल ही में मौसम विभाग ने अनुमान लगाया था कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ों इलाकों में हो रही बर्फबारी से आने वाले 2 हफ्तों में तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की जाएगी। इसी वजह से दिल्ली, एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में न्यूनतम तापमान 3 से 6 डिग्री के बीच बना हुआ है और अगले 2 दिनों तक राजधानी में ऐसा ही तापमान बना रहेगा, जिससे दिल्ली के लोगों की मुश्किलें बढ़ी रहेंगी। मौसम विभाग के मुताबिक 21 दिसंबर से पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से दिल्ली पहुंचने वाली हवा दक्षिण दिशा से चलेगी। इससे न्यूनतम तापमान बढ़ने की उम्मीद है। दो दिनों से दिन में ठंडी हवाओं का असर कम होने से प्रदूषण में भी इजाफा हो रहा है। अब संभावना है कि रविवार तक प्रदूषण का स्तर बेहद खराब पर पहुंच जाएगा। इसके बाद इसमें तेजी से इजाफा होगा। यूवी शांति लहर वजह से प्रदूषण से जो राहत मिली है, उसका असर बीते शुक्रवार से कम होने लगा है। सीपीसीबी के अनुसार शनिवार को राजधानी का AQI लेवल 290 पहुंचा, जबकि कई जगहों पर ये 300 के ऊपर रहा। इनमें GTU 304, आरके पुरम 312, पंजाबी बाग 306, नेहरू नगर 358, सेक्टर 8 द्वारिका 319, जहांगीरपुरी 358, विवेक विहार 315, फेज 2 ओखला 307, बवान 310, पूसा 334, मुंडका 338, आनंद विहार 301 शामिल रहा। एनसीआर में हालात और अधिक खराब रहे। भिवाड़ी में AQI 251 रहा, फरीदाबाद में 260, गाजियाबाद में 295, ग्रेटर नोएडा में 292, गुरुग्राम 260 और नोएडा 301 पर रहे। सफर के अनुसार प्रदूषण शनिवार को भी थोड़ा बढ़ा। जमीनी सतह पर हवाओं की गति मध्यम रही। राजधानी में अगले कुछ घंटों में शीतलहर से राहत मिलने की संभावना है, जिसकी वजह से हवाओं की गति 21 दिसंबर से कम हो जाएगी। इसके रविवार को फिर भी प्रदूषण कुछ कम रहेगा, लेकिन इसके बाद 21 दिसंबर से इनमें तेजी से इजाफा होगा और 22 दिसंबर को इसकी काफी हद तक प्रदूषण बढ़ जाएगा। कोरोना संक्रमण को लेकर भारत से लगातार अच्छी खबरें सामने आ रही हैं। कोरोना संक्रमण के मामलों में पहले के मुकाबले गिरावट देखने को मिल रही है। ब्राजील, रूस, ब्रिटेन जैसे देशों में भारत से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। देश लगातार 7वें दिन 30,000 से कम कोरोना केस दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटे में 26,624 केस सामने आए हैं। वहीं 341 लोग कोरोना से जिंदगी जंग हार गए हैं। अच्छी बात यह है कि बीते दिन 29,690 मरीज कोरोना से ठीक हुए हैं। देश में कोरोना संक्रमित का आंकड़ा 1 करोड़ के पार पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1,31,00,000 हो गए हैं। इनमें से अब तक का 1,45,477 लोगों का अपनी जान गंवानी पड़ी है। कुल एक्टिव केस घटकर 3,05,000 हो गए हैं। अब तक कुल 95,80,000 लोग कोरोना को मात देकर ठीक भी हो चुके हैं। ICMR के मुताबिक 18 दिसंबर तक कोरोना वायरस के कुल 16,11,00,000 कोरोना के सैंपल टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से 11 लाख सैंपल कल टेस्ट किए गए हैं। देश में पॉजिटिविटी रेट 7% है। 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना वायरस के 20,000 से कम सक्रिय मामले हुए हैं। कोरोना वायरस के कुल सक्रिय मामले 40% मामले केरल और महाराष्ट्र में हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन के लिए 12 देशों ने भारत से मदद मांगी है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर विनोद के पॉल ने शनिवार को कोविड-19 संबंधी उच्च स्तरीय मंत्री समूह से बैठक में ये बात की है। बाद में पॉल ने ये विस्तृत प्रस्तुति के जरिए GOAM को टीकाकरण के 3 महत्वपूर्ण पहलुओं, ट्रायल, वैक्सीन निर्माता कंपनी के उपलब्धता और उसके अवगत करवाया है। GOAM की यह बैठक ऐसे दिन हो रही है जब देश में कोरोना वायरस से संक्रमण की कुल संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने शनिवार को जोर दिया है कि संपूर्ण लक्षित आबादी को
कवर करने के लिए एक त्वरित कोविड-19 टीकाकरण अभियान की आवश्यकता है। एक अनुमान के अनुसार ऐसे लोगों की संख्या करीब 30 करोड़ है। हर्षवर्धन शनिवार को GOM का 22वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक को संबोधित किया है। उन्होंने कहा है भारत में कोविड-19 महामारी की वृद्धि दर 2% आ गई है और मृत्यु दर दुनिया में सबसे कम 1.45% है। हर्षवर्धन ने कहा भारत में मरीजों के स्वस्थ होने की दर 95.46% हो गई है, जबकि 10 लाख नमूनों की परीक्षण की रणनीति से संचयी सकारात्मक दर घटकर 6.25% हो गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार उन्होंने कहा कि अक्टूबर और नवंबर में त्योहारों के बावजूद व्यापक परीक्षण, निगरानी और उपचार की नीति के कारण मामलों में कोई नया उछाल नहीं आया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे उचित कोविड व्यवहार बनाए रखें। पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस में चल रही उठापटक के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने आधी रात के बाद एंट्री मार राज्य का सियासी पारा और बढ़ा दिया है। शाह ने बंगाल की धरती से भावनात्मक और श्रद्धा के साथ जोशीले अंदाज में युवाओं को जोड़ने की अपील की है। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। शाह शनिवार को सबसे पहले स्वामी विवेकानंद के आश्रम पहुंचे और उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। शाह ने कहा, मैं उस स्थान पर आया हूं जो न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के लिए चेतन जागृत करने का केंद्र है, इसलिए आज मैं यहाँ से नई चेतना प्राप्त करने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी ने आधुनिकता और अध्यात्म को जोड़ने का काम किया है। स्वामी जी ने खुद को देश का पुनर्स्थान के लिए समर्पित किया है। इसके बाद गृह मंत्री पश्चिमी मिदनापुर खुदीराम बोस के घर पहुंचे और उनको मिट्टी को नमन किया। शाह ने कहा कि देश को आजादी कराने से बंगाल के वीर सपूतों का योगदान कोई भुला नहीं सकता है। बोस ने जब अपने प्राण देश को आजादी के लिए न्यौछावर कर दिए तो युवाओं ने उनके नाम की धोती बांधनी शुरू कर दी थी। आगे कहा कि ये वही बंगाल है, वे जितने बंगाल में थे उतने ही पूरे भारत के हैं, जैसे कि बिस्मिल जितने यूपी के थे उतने ही पूरे भारत के थे। उन्होंने कहा ममता सरकार पर हमलावर होते हुए कहा कि बंगाल में बहुत ओछी राजनीति चल रही है, ऐसे पहले कभी नहीं हुआ है। अमित शाह मिदनापुर के प्रसिद्ध सिद्धेश्वरी देवी मंदिर भी गए। यहाँ पर उन्होंने पूजा अर्चना की और देवी के मंदिर में सिर झुकाया। शाह ने कहा कि वे मंदिर में पूजा करने आए। इसके बाद शाह दोपहर में मिदनापुर पहुंचे और बेलीजुरी गांव में एक किसान के घर पर भोजन किया। इस पूरे दौरे में अमित शाह के साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष और कैलाश विजयवर्गीय मौजूद थे। पश्चिम बंगाल सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खास शुवेंदु अधिकारी अब बीजेपी के हो गए हैं। कहा जा रहा है कि शुवेंदु टीएमसी में हो रही उनकी उपेक्षा को लेकर नाराज चल रहे हैं। अमित शाह की रैली के दौरान उन्होंने खुलेआम गृह मंत्री के साथ मंच साझा किया है, जिसके बाद उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर पूर्ण विराम लग गया है। ममता बनर्जी के दाहिने हाथ कहे जाने वाले शुवेंदु अधिकारी के बीच बीजेपी में शामिल होने से टीएमसी चीफ को बड़ा सियासी झटका लगा है। पार्टी में शामिल होने के बाद शुवेंदु ने सीधा हमला ममता बनर्जी सरकार पर बोला है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी बंगाल की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, यदि राज्य को मुक्त कराना है तो इसकी बागडोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपने की आवश्यकता है। दक्षिण बंगाल के कई जिलों में इन दिनों आमरा दादरा अनुगामी के पोस्टर काफी जगह जगह देखने को मिल रहे हैं। आमरा दादरा अनुगामी यानी हमें दादा के अनुयायी बताया जा रहा है कि शुवेंदु अधिकारी के समर्थकों ने ये पोस्टर लगवाए थे। पूर्व मदीनीपुर पश्चिमी, बर्दवान, नदिया, मुर्शिदाबाद के कई इलाकों में ये पोस्टर लगाए जा रहे थे। शुवेंदु के समर्थकों में कई पोस्टर ना तो ममता बनर्जी के नाम का था और ना ही टीएमसी पर निशाना था। पोस्टर में हर जगह सिर्फ शुवेंदु अधिकारी की तस्वीर लगी हुई थी। शुवेंदु की नाराजगी
की वजह यही है कि ममता बनर्जी के दूसरे नेताओं की तुलना में अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को अधिक अहमियत दे रही थी और अघोषित रूप से उन्हें अपना उत्तराधिकारी बना चुकी थी। शिवेंदु जैसे कद्दावर नेता इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। शिवेंदु ने खुलकर कभी भी पार्टी प्रमुख के खिलाफ कुछ नहीं कहा है, लेकिन तृणमूल के अंदर लगातार निशाने पर रहे हैं। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद स्थिति बदलती दिख रही है। स्थानीय लोगों ने लोकतंत्र में भरोसा दिखाते हुए आतंकवादियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि जम्मू कश्मीर में दिल्ली विकास परिषद चुनाव, जो कि शनिवार को संपन्न हो गया। इस चुनाव में कुल मिलाकर करीब 51% मतदान हुआ है। अब मतों की गिनती 22 दिसंबर को होगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त के शर्मा ने यह बताया है कि शनिवार को 8वें और अंतिम चरण के मतदान में 28 निर्वाचन क्षेत्रों में करीब 51% मतदान हुआ है। ये क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश के 18 जिलों में फैले हैं। जम्मू कश्मीर से विशेष दर्जा वापस लिए जाने के बाद पहली बार यहां चुनाव हो रहे शर्मा ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ मामूली घटनाओं को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण रहा। शर्मा ने कहा कि चुनाव के अंतिम चरण में 50.58% मतदान हुआ है। जम्मू संभाग में अंतिम चरण में 72.71% मतदान दर्ज किया गया है। वहीं कश्मीर घाटी में 29% मतदान हुआ है। उन्होंने कहा कि अंतिम चरण में 3.21 लाख से अधिक मतदान के लिए बाहर आए। शर्मा ने कहा कि अंतिम चरण में कश्मीर घाटी में कुपवाड़ा जिले में सबसे अधिक 63.8% मतदान हुआ है, जबकि बांदीपोरा में 56%, बारामूला में 44%, बड़गामा में 35% और कुलगाम में 11.2% मतदान हुआ है। देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। नमस्कार।